मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। तो हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा है सरकार की स्थिति बहुत नाजुक, अगर कोई इधर ज़रा सा भी मुड़ा तो गिर जाएगी सरकार। आखिरकार क्यों दोस्तों अलीगढ़ में योगी राज में एक के बाद एक हो रही हत्याएं। आपको बताते चले दलित युवक की ज़बान काटी, आंखें निकाली, बहुत ज़बरदस्त हंगामा हो गया है। क्यों आखिरकार दोस्तों जो यहाँ पर विधानसभा से पहले ही हंगामा होने लगा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बिहार में भी बदलने वाली है क्या सरकार, बताएंगे क्या है ये मामला और क्यों आखिरकार स्पीकर पद को लेकर संजय राउत की बड़ी भविष्यवाणी, कहा अगर मौका मिला तो कोई मौका नहीं छोड़ेगा इंडिया गठबंधन। तमाम बातों पर बात करेंगे। क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने नीट परीक्षा को बता दिया संघ, ओवैसी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी बोले स्थिति इतनी नाजुक है कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार कभी भी गिर जाएगी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है, उन्होंने नीतीश और नायडू के बल पर सरकार बनाई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की एनडीए वाली सरकार में कई सहयोगी हैं, इन सहयोगियों के बल पर यह सरकार बनी है और अगर ज़रा सी भी स्थिति बिगड़ी तो ये सरकार इधर से इधर मुड़ जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल हमेशा से ही इस बात को बार बार बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको वो डाले जा रही है इस पर रोशनी के। दरअसल जो एनडीए की सरकार है दोस्तों अब की बार उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने दम पर कहती थी कि हमें अब हम बहुत बड़ी पार्टी बन चुके हैं, हमें अपने दम पर सीटें मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों एक झटके में सारा का सारा घमंड तोड़ दिया जनता ने। जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं करने दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जनता में कितनी निराशा है। 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और अभी भी जब एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है तुरंत पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपये बढ़ा दिए गए। अब आप समझ सकते हैं कि 3-3 रुपये बढ़ाना यानी कि कितने कमाते होंगे ये एक दिन में दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल योगी राज की खुली पोल, अलीगढ़ में दोस्तों एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला जारी। दरअसल दोस्तों अलीगढ़ में आपको बताते चले एक नहीं बल्कि 2-2 हत्याएं हो चली हैं। अब मामला क्या है दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अलीगढ़ में अभी हाल ही में एक हत्या हुई है जिसमें बाकायदा दोस्तों गौरव नाम के एक लड़के की, ठाकुर बताया जा रहा है, ठाकुर लोग जो है जो कि बड़ी रात का बोला जाता है उनको, जो ठाकुर लोग हैं दोस्तों उन्होंने एक बेचारे दलित युवक की आंख निकाल ली और ज़ुबान काट दी, जिसके बाद मामला गरमाया हुआ है अलीगढ़ का। आपको बताते चले चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अभी हाल ही में नगीना सीट से जीते, चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि योगी राज में गुंडागर्दी और ख़ास कर दलितों की मंडी लगी हुई है कि दलित भाइयों को कैसे मारा जाए। और सच बताऊं दोस्तों ये जो हो रहा है ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे वो दलित हो, पिछड़े हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को एक जैसा संविधान, एक जैसा सम्मान दिया, लेकिन बेचारे जो आप समझिए जो गरीब होते हैं, जो खास कर जिनको ये कहा जाता है कि अरे ये तो दलित है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, इस तरीके की बातें सामने निकल कर आती हैं। और योगी राज की पोल तो दोस्तों खुल ही चुकी है। क्या हार का बदला लिया जा रहा है इन बेचारे लोगों से जिन्होंने चुनाव में हरा दिया। और ये एक केस नहीं हुआ है, अभी आगे एक और केस हुआ जिसके बारे में आपको बात करूंगा, वो कल का ही केस है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर कहा कि मंडी लगाकर दलित भाइयों को मरवाया जा रहा है और मंडी लगी हुई है, बोलियाँ लग रही हैं कौन किसे मारेगा। और आपको बता दें जिसके ये हस्बैंड थे उनकी पत्नी ने बताया कि एक छोटी सी लड़ाई थी, बाइक को लेकर हुई थी, उसको लेकर जो है उन ठाकुरों ने आकर आप समझिए उसकी ज़बान भी काट दी दोस्तों और उसकी आँख भी निकाल ली, गौरव भाई जिनका नाम था। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों परिवार पर क्या बीत रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब योगी का बुलडोज़र नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों वो ज़ात से ठाकुर हैं, अगर मुस्लिम होते तो ज़रूर चल जाता उनके घर पर बुलडोज़र। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया जनता ने, यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत हुई है।
दोस्तों सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई? जो मोदी सरकार अपने दम पर सरकार चलाने के दावे करती थी या फिर जो कहती थी कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है, उसका घमंड टूट गया। लेकिन असली घमंड तब टूटेगा जब इनकी सरकार गिर जाएगी दोस्तों, क्योंकि अभी तो ईन पीन पौने तीन कर सरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने तो नकार दिया भैया। जनता ने साफ कह दिया है कि हमें नफरत की राजनीति, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की राजनीति नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी को लगता था कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। याद करिए जेपी नड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। का बीजेपी खुद ही इतनी मजबूत है कि उसे आरएसएस जैसी संस्थाओं की ज़रूरत नहीं है। जबकि दोस्तों आरएसएस बीजेपी का ही हिस्सा माना जाता है, संघ ही बीजेपी ये कहा जाता है और बीजेपी ही संघ है। तो उसके बावजूद भी आरएसएस के बारे में इस तरीके का बयान देना ये बताता था कि मोदी सरकार में कितना घमंड आ गया है। और दोस्तों जनता को कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा घमंड उतारने में, यहाँ तक कि बहुमत का आंकड़ा तक छीन लिया। अब 2 बाबुओं के सहारे सरकार चल रही है। देखिए नीतीश तो आजकल चापलूसी में लगे हैं नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जो उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि नीतीश कुमार चापलूस नंबर 1 है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों चंद्रबाबू नायडू नीतीश की तरह चापलूस नहीं है। हाँ वो गठबंधन में ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों चंद्रबाबू नायडू कब पलटी मार दे इसका कोई कुछ नहीं बता सकता है। और ये मैं आपको लिख के दे दूँ, सबसे पहले अगर कोई सरकार गिराने की कोशिश करेगा तो वो चंद्रबाबू नायडू होंगे। ये आज आप लिख कर रख लीजिए। नीतीश कुमार को पलटू ज़रूर कहा जाता है, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार ने, पता नहीं नीतीश कुमार को क्या मिल गया है कि वो बिल्कुल मोदी सरकार के सामने बिछ गए, या फिर यूँ कह दें कि चापलूसी कर रहा है मोदी सरकार की। और इसी चापलूसी का उनको बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा सिला जब मोदी सरकार इनके विधायक ही खरीद लेगी। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी सरकार है जो कभी किसी को बख्शती नहीं है। हाँ अभी उनमें डर है, वो ये इसलिए नहीं खरीद फरोश कर रहा है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो सांसद भी ना खरीद में आए और सरकार भी ये लोग गिराकर भाग लें। इसलिए दोस्तों अभी रिस्क नहीं ले रही मोदी सरकार, वरना कब के सांसद खरीदना शुरू कर दिए होते बीजेपी ने, क्योंकि उसका यही काम है, जहाँ वह हार जाती है वहाँ सरकार खरीद कर गिरा देती है और ये पूरी दुनिया जानती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले पूरे एनटीए को बर्बाद कर दिया है, जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उन्हीं से जांच कराई जाती है। दरअसल दोस्तों नीट परीक्षा जो लीक हुई है उसमें मोदी सरकार पूरे देश में थू थू हो रही है, हर जगह ये सरकार घिर चुकी है। सबसे बड़ी बात, अब तक जितनी भी परीक्षाएँ हुई दोस्तों, एक भी परीक्षा सुरक्षित तरीके से नहीं कराई गई। सारी परीक्षाओं में दोस्तों मोदी सरकार की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। और अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो नीट पेपर लीक हुआ है ये अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ बयां करता है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं वो सरकार का ही हिस्सा है। ये बात सच्ची है दोस्तों और कड़वी भी है। आपको बताते चले नीट परीक्षा, पहले तो पेपर जब लीक हुआ तो जो माँ बाप थे उन्होंने सवाल उठाया कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन महोदय हमारे जो बीजेपी के शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों जब खुलासा हुआ, जब सारे सबूत सामने आ गए तो जो है यहाँ पर दोस्तों मानना ही पड़ा कि भैया पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि पहला पेपर लीक नहीं हुआ है। मोदी सरकार के राज में जब सब प्रधानमंत्री इस देश के पीएम बने दोस्तों, 10 साल हो गए हैं लगभग, तब से दोस्तों पेपर लीक की कहानी शुरू हुई और ये कहानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, हर जगह दोस्तों इस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं और जो लोग बेचारे पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उनका भविष्य अंधकार में लटक जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेपर ही लीक हो जाता है तो सवाल भी कई उठते हैं। और मैं इस चीज़ को दोस्तों बार बार दोहराता हूँ और कहता भी हूँ कि सरकार की जो जितनी भी नाकामियाँ हैं वो सबको दिखाई दे रही हैं। यही तो कारण है जो मोदी सरकार बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की खुली पोल दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले उत्तर प्रदेश दोस्तों बन चुका है एक तरीके से ये कह सकते हैं क्राइम का अड्डा। दोस्तों ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाले ये बताएं कि अलीगढ़ में चल क्या रहा है। एक के बाद एक अलीगढ़ में हत्याएं हो रही हैं, कभी दोस्तों दलित की तो कभी मुस्लिमों की। जी हाँ, और कल एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला निकल कर सामने आया दोस्तों अलीगढ़ से, जहाँ पर बेचारे एक
औरंगज़ेब नाम के व्यक्ति को दोस्तों पीट कर मार दिया, उस पर यह आरोप लगाकर कि ये चोरी कर कर भाग रहा था। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार ये कहती है कि हम तो ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ। तो ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब मुझे पता है कि योगी सरकार को पता नहीं होगा दोस्तों। ज़ीरो टॉलरेंस की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी क्या होती है। और सबसे बड़ी बात, ज़ीरो टॉलरेंस बोलने वाले दोस्तों पहले ये तो समझ लें कि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब होता क्या है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जहाँ पर रहते हैं, हालांकि आपको पता होगा, आप लोग पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी हम लोग उन अंधभक्तों को बता देते हैं जिन्हें पता नहीं होगा, जो अनपढ़ होंगे। दोस्तों ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि आपके राज्य में बिल्कुल भी क्राइम नहीं है, ना के अगर है भी तो ना के बराबर है, छुटमुट, उसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन दोस्तों शायद योगी सरकार को ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब नहीं पता है। एक के बाद एक दोस्तों अलीगढ़ में हत्याएं हो रही हैं, पूरा उत्तर प्रदेश क्राइम का अड्डा बन चुका है दोस्तों। जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, चाहे चेन स्नैचिंग हो, मर्डर की घटनाएं हो दोस्तों, या फिर किडनैपिंग हो, ये उत्तर प्रदेश की खासियत बन चुकी है। अब हाल ही में दोस्तों औरंगज़ेब नाम के बेचारे एक मुस्लिम व्यक्ति को कुछ लोगों ने खूब जमकर पीटा। दरअसल आपको बताते चले, एक व्यक्ति था जो अपने दोस्त से मिलने आया था। उसने जो है यहाँ पर अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, जिसके बाद उसने ये चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। तो औरंगज़ेब वहाँ से भागने लगा दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चले जब औरंगज़ेब भाग रहा था तो वहाँ से उस व्यक्ति ने और उसके दोस्तों ने मिलकर फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे होगा और उसको पीटते रहे। एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग का एक और केस हो गया है। तबरेज़ के बाद ये नया केस दोस्तों अलीगढ़ से निकल कर आया है। ये दूसरा केस है अलीगढ़ का इसी हफ्ते में दोस्तों। पहले गौरव दलित भाई को मारा, उसको खूब पीटा बेचारे को, उसकी आंख निकाल ली, ज़बान काट दी दोस्तों ठाकुरों ने। यहाँ पर जाति वाला भी एंगल बताया जा रहा है। दूसरा दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति था, इसका नाम औरंगज़ेब था इनका, और ये बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था, रोटी बनाने का काम करता था। लेकिन एक व्यक्ति ने चिल्लाया चोर चोर चोर, और उसके दोस्त और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसको पीट रहा है उसके एक भगवा दोस्तों गमछा डला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है पहले से ही इस पर नज़र थी दोस्तों उसकी, औरंगज़ेब पर, इन लोगों की, और उसको पीटने के लिए निशाना बनाया गया जानबूझकर दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बुरी हालत हो गई, चुनाव बुरी तरीके से हार गई, तो अब दोस्तों बेचारे मुस्लिमों और दलितों से बदला लिया जा रहा है। मुझे तो ये एंगल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही है। बस सिर्फ गिरफ्तार कर जेल भेजने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इन लोगों को जब तक फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और कोर्ट में भी दोस्तों आप समझिए कहा जाता है कि अरे इसको जेल भेजा जाता है, इसने उसको मॉब लिंचिंग कर दी और सज़ा सुना दी जाती है। कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति दोस्तों जेल के बाहर भी नज़र आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इन जैसे लोगों को तमाम चीज़ों से जो है यहाँ पर वंचित रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। और यही कारण है जो सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। और साफ दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ में एक के बाद एक दो घटनाएं होना योगी सरकार की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए चंद्रशेखर आज़ाद बोले, जब जनता को भरोसा नहीं ईवीएम पर तो बीजेपी को क्यों इतनी मिर्ची लगती है। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत क्यों बनाई गई? ये कहावत इसलिए बनाई गई कि उसी इंसान को प्रॉब्लम होती है जो कुछ ना कुछ कांड करता है। जब भी दोस्तों ईवीएम बंद करने की बात होती है या ईवीएम को बैन करने की बात होती है तो बीजेपी क्यों तिल मिला जाती है? सबसे बड़ा सवाल। अगर आप कहते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम में कुछ घोटाला नहीं होता है, तो फिर जब ईवीएम बंद होने की बात होती है तो आप क्यों इतना बौखला जाते हो? कांग्रेस पार्टी तो नहीं बौखलाती, आम आदमी पार्टी तो नहीं बौखलाती, आरजेडी तो नहीं बौखलाती, जेडीयू तो नहीं बौखलाती। दोस्तों देश की जितनी भी पार्टियां हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है अगर ईवीएम बंद भी हो जाए तो। लेकिन दोस्तों सिर्फ बीजेपी तिल मिला उठती है जब भी ईवीएम बंद होने की बात आती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि दाल में तो कुछ काला है, वरना आप क्यों ऐसे तिल मिलाते हो? क्योंकि बाकी पार्टियां तो चुप बैठी रहती हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भले ही कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी हो, भले ही इंडिया गठबंधन दोस्तों इतनी सारी सीटें जीत गया हो और बीजेपी को हरा दिया हो, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी तो 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती।
ये आरोप लग रहा है। उसने कई सीटें धांधली से जीती हैं, यानी कि दोस्तों ईवीएम कहीं ना कहीं खेल करती है। इस बात का संदेह बार बार जताया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी ईवीएम को, लेकिन दोस्तों कोर्ट ने कई तत्व हैं जो नज़रअंदाज किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब पूरे देश की जनता कह रही है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं कराना, तो सरकार और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट को क्या दिलचस्पी है चुनाव आयोग और कोर्ट को दोस्तों। दूसरा सवाल दोस्तों, ये कहते हैं कि गिनती में टाइम लग जाएगा। अरे भाई लगने दो, अगर 6 दिन लगते हैं तो 9 दिन लग जाएंगे, 9 दिन लगते हैं तो 12 दिन लग जाएंगे, और इससे ज़्यादा और क्या टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि कुछ लोग ईवीएम को अपना पापा समझ बैठे हैं कि भैया हम ईवीएम को तो नहीं जाने देंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपने दम पर बहुमत से भी आगे निकल सकता था। कई ऐसी सीटें जहां पर धांधली की आशंका बताई जा रही है और पूरा एनडीए मिलकर भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाता, ये आरोप भी लगे हैं। आपको बताते चले यही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि जब देश असमर्थ है और वो कहता है कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। बीजेपी को क्या टेंशन हो रही है, ये काम तो चुनाव आयोग का है। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीजुली भगत है। भाई जाहिर सी बात है कि चोर चोर मौसेरे भाई तो होते ही हैं, और जिस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई दोस्तों, आज कम से कम जो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें होती थी वो लोगों ने जता दी हैं। मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की बात दोस्तों 16 आने सच है, और ये सोचने वाली बात है कि भैया एलन मास्क ने जब कहा कि ये ईवीएम हटा देना चाहिए, ईवीएम में घोटाले होते हैं और ये लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहिए। अब समझिए एलन मास्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं दोस्तों, या फिर यूँ कह दें कि जिसका नाम अब ट्विटर से एक्स कर दिया गया है, तो दोस्तों उसके बाद भी एलन मास्क के कहने के बाद भी पूरी बीजेपी तिलमिला उठी और कहने लगी कि ईवीएम पर सवाल मत उठाइए, और हाथ बांध कर जवाब देने लगे। भैया जब विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश की जनता कह रही है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, तो आखिरकार दोस्तों बीजेपी को ऐसा क्या प्यार है कि वो लोगों से लड़ बैठती है ईवीएम को लेकर। इसका तो एक ही संदेह जाता है कि ईवीएम से ज़रूर आपको फ़ायदा होता ही होता है, 101% होता है। इसीलिए आप चाहते हैं कि ईवीएम कभी भी बंद ना हो। और मुझे तो हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल में ये फैसला देना चाहिए कि ईवीएम बंद की जाती, जब इतने सारी देश की जनता दोस्तों ईवीएम को लेकर असंतुष्ट है। आज अदालतों पर कब्जे किए जाते हैं, अदालतों पर दबाव डाला जाता है, ये फैसला सुनाओ। मैंने कई जजों को देखा है जो इससे पहले थे दोस्तों, उन लोगों ने क्या किया, चाहे वो रंजन गोगोई हो, यश बोबड़े हो, मोदी सरकार के पक्ष में फैसले देते रहे। लोगों ने सवाल उठाए कि कैसे जज है सुप्रीम कोर्ट के। उस टाइम तो लोगों का पूरा ही भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ गया था, क्योंकि ये जज ऐसे ऐसे फैसले दे रहे थे जो मोदी सरकार की वाहवाही और फ़ायदे वाले थे। लेकिन जनता ने अब की बार बता दिया कि जो लोग अन्याय करेंगे, जो लोग देश किसको लूटने का काम करेंगे, हम भी उन्हें भगाने का काम करेंगे। देखिए दोस्तों 5 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, 5 साल बहुत बड़े होते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी से 5 साल कम हो जाएं तो कैसा लगता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार का गिरना उतना ही ज़रूरी है, जो जल्द से जल्द गिर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर गुस्सा है, और अब तमाम लोगों में जो है यहाँ पर इसको लेकर चर्चा भी चल रही हैगी। फ़िलहाल अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि फ़िलहाल अब सरकार के ख़िलाफ़ जनता ही खड़ी हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, स्पीकर पद को लेकर संजय रावत का बड़ा बयान, कहा जो भी मौका मिलेगा उसे छोड़ेगा नहीं, इंडिया गठबंधन उस मौके को अपनाएगा। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकता है, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन सही मौके की तलाश में है, क्योंकि दोस्तों वो अपना मौका गंवाना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों लग रहा है दोस्तों कि संसद सत्र शुरू होने से के साथ साथ मोदी सरकार की सरकार गिरने की तारीख भी करीब आती जा रही है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि संसद में कुछ बड़ा खेल कर सकता है विपक्ष, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो साफ दिखा